हाँ यार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स, और बीकॉम पार्ट वन इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर सवाल आता है तो मैं वो सवाल भी लिख दूँ यहाँ पर। जो सवाल आता है, एक्सप्लेन कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Explain Keynes' theory of income and employment. Following are the assumptions of upon which Keynes based his theory. ठीक है जी। कीन्स की जो थ्योरी थी वो कुछ अजम्पशंस पे बेस करती थी। पहले आपको वो अजम्पशंस पढ़ाई जाएंगी और अजम्पशंस के बाद हम उन थ्योरीज पर आएंगे जो थी इसके अंदर। ठीक है ना। पहले हम अजम्पशंस देखेंगे, फिर हम थ्योरी की तरफ जाएंगे। तो पहली क्या थी अजम्पशन? एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमाइंड इन द शॉर्ट रन। कीन्स थ्योरी की इन अजम्पशंस के अंदर सबसे पहली जो अजम्पशन है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमाइंड इन द शॉर्ट रन। एम्प्लॉयमेंट लेवल को शॉर्ट रन में डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है जी। Number two है money prices of goods and services and rewards of four factors of production remains constant. ठीक है। एक हो गया कि भाई साल के अंदर का हम देख रहे हैं रोजगार लोगों के लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम विद इन द ईयर देख रहे हैं। नंबर टू पॉइंट में क्या कह रहा है कि मनी प्राइसेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके अंदर हम चेंज देख रहे हैं। एंड रिवॉर्ड्स ऑफ फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मनी प्राइसेस मतलब कि जो चीज़ें बाहर मार्केट में खरीदो फरोख्त जिनकी हो रही है उनकी कीमतें क्या चल रही हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रिवॉर्ड्स होते हैं, यानी कि लैंड के अगेंस्ट रेंट कितना चल रहा है, लेबर के अगेंस्ट जो है वो वेजेस कितनी चल रही हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई। ठीक है ना। दो हो गए। नंबर थ्री है मनी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। मनी प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बाद द इकोनॉमी इज अज्यूम टू बी क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, याद है किसी को? व्हाट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी? क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं ऐसी मईशत को जिसमें एंट्री और एग्जिट हासिल ना हो। यानी जो लोग उस मईशत का हिस्सा हैं वो उस मईशत का हिस्सा रहें, और जो उस मईशत का हिस्सा नहीं है वो इस मईशत का हिस्सा नहीं बन सकते। उसे कहते हैं जी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है जी। अच्छा। द इकोनॉमी इज अज्यूम टू बी अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसके बाद है नंबर फोर, देयर इज टू बी नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज टू बी नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब यह है कि जो पैटर्न है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि भाई जिस जिस तरीके से आपको इन पैसे दिए जा रहे हैं उसी तरीके से पैसे दिए जाएंगे। सैलरी है अगर, तो सैलरी आती रहेगी। इनकम है तो इनकम आती रहेगी। वट एवर बी द पैटर्न, कोई भी पैटर्न है वही चलता रहेगा। ठीक है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म करें कि आवाज़ आ रही है। ठीक है जी, कंफर्म कर दीजिएगा मुझे ज़रा। इस्माइल ने मैसेज किया कि आवाज़ नहीं आ रही।
देयर इज टू बी नो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है ऑल्सो देयर इज टू बी नो चेंज इन कैपिटल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अब नो चेंज कैपिटल, हाँ भाई, आवाज़ आ रही है ना मेरी? भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई मुझे जवाब देंगे तो आगे बढ़ाऊंगा मैं। हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है, कट रही है। कट रही है, आई थिंक सिग्नल इशू आ रहा है। चलें, शायद खुद ब खुद सिग्नल बेहतर होंगे अभी। खैर, चलें आगे चलते हैं। देखें नंबर 5 पे अगर आप गौर करें, देयर इज टू बी नो चेंज इन द कैपिटल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। इसका मतलब ये है कि भाई टेक्निकल इक्विपमेंट जो है और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कंट्री का एक ख़ास वक्त में था वही लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन्स स्टेबल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि अगर 10 रुपये आएंगे तो उसमें से 2 रुपये खर्च होंगे, अगले 10 रुपये आएंगे उसमें से भी 2 रुपये खर्च होंगे, फिर 10 रुपये आएंगे उसमें से भी 2 रुपये खर्च होंगे, यानी कि दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद है विद दीज अजम्पशंस। ये विद है, मैंने सही किया इसको। With these assumptions, Keynes says that the level of employment in an economy depends upon the level of effective demand. If the level of effective demand goes up, the employment level also goes up, and vice versa. Effective demand itself manifests the spending of income, that is, national expenditure equal to national income. Effective demand depends upon two factors, that is called aggregate supply and aggregate demand. ये जो 5 या 6 assumptions थी, इसकी बुनियाद पर क्या कहा गया कि भाई कीन्स ये कहता है कि जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड पर। और ये जो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड होता है, ये जो है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक एग्रीगेट सप्लाई है और एक एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, तो पहले एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई, aggregate supply of output is the total national product produced and marketed in their final form in one year. Aggregate supply of output is the total national product produced and marketed in their final form in one year. It amounts to be it amounts to the same thing as real national income or the money value of final goods and services produced in a country in a year at constant factor cost. ठीक है जी। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है कि भाई कोई भी चीज़ जो बनाई गई है उसको सेल करना, और जब उसको सेल किया जाता है तो अपने पैसे भी उसमें रखे जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, it amounts to the same thing as real national income or the money value of final goods and services produced in a country in a year at constant factor cost. The entrepreneur employs a certain level of laborers to produce the goods and services with an obvious view to maximize their profit.
they eventually increase the number of laborers employed in the production process, and as a result, output will also increase. Hence, their expected sale proceeds, total revenues. Thus, the fact is that expected sale proceed determine the exact level of employment. अब इसमें तो इतनी गाढ़ी अंग्रेजी लिखी गई, इसका तर्जुमा ये है कि एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड पर डिपेंड करती है। एग्रीगेट सप्लाई एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड पर डिपेंड करती है। देयरफॉर aggregate supply curve shows positive correlation ये correlation है positive correlation between the expected sale proceed and the level of employment. That is, as the former increase, the latter also increase and vice versa. अब इसमें जो ये सेकंड पैरा है, इसमें 3 लाइनें जो है, इसमें ये बताया गया कि देखें, अगर सेल बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, और अगर सेल कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। यह है इस इन 2 लाइनों को जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मतलब। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई जब रमज़ान वगैरह में ये एक्सपेक्टेड होता है कि सेल ज़्यादा होगी कपड़ों की, तो स्टॉल्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब पर रख लिया जाता है वक्ती तौर पर। तो ये जो उम्मीद होती है ज़्यादा सेल की, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों की जॉब भी लग जाती। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जब सप्लाई की एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड, यानी सेल की जो उम्मीद होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से इनकम लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इनकम का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम लेवल भी बढ़ जाएगा। द एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर द सेम थिंग्स। ठीक है जी। ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, ये डायग्राम का है, पहले डायग्राम भी तो नजर आया मुझे, पहले अब डायग्राम दिखाता हूँ आपको। देखें जी, ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस पे हमने एक्स एक्सिस पर मेजर किया है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, और वाई एक्सिस पर हमने मेजर किया है एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स को। ठीक है। और इसके अंदर एक एसएस कर्व बनी हुई है जो कि 45 डिग्री पर बनी हुई है। ये जो एसएस कर्व 45 डिग्री पर बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इसका 45 डिग्री पर बना हुआ होना इस बात की अलामत है कि ये सिर्फ डायरेक्टली रिलेशन ही नहीं है, बल्कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी है। अब डायरेक्ट रिलेशन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क होता है? डायरेक्ट रिलेशन में दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में बढ़ती हैं, पहली बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, पहली कम होगी दूसरी भी कम होगी। लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो दोनों का रेशो भी सेम होता है, रेशो में भी कोई चेंज नहीं होता। अगर एक 40% बढ़ेगा तो दूसरा भी 40% बढ़ेगा, अगर एक 60% बढ़ेगा तो दूसरा भी 60% ही बढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये होता है। उसके बाद है जी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की स्पेलिंग ठीक करते हैं, आप अपने पास भी चेक कर लीजिएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? दिस मीन्स एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन देयर फाइनल फॉर्म in 1 year, or alternatively in terms of money
It is known as the total national expenditure incurred on the final goods and services produced in a country. The Keynesian aggregate demand theory represents the expected sale proceeds of the entrepreneurs which they can expect to obtain on the sale of the national product produced by a certain level of employment. Thus, the aggregate demand is represented by the same two variables, that is, expected sale proceed and the level of employment. Furthermore, the aggregate demand curve also represents a positive correlation between the two, that is, if the former increase eventually would the latter and vice versa as shown in the following diagram. देखें जी किसी घर के बर्तनों की आवाज़ आ रही है। वो तो हमारी भी आ सकती है खैर, हम भी घर में ही हैं, बर्तनों की आवाज़ आ सकती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ आ सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, तो दिस मीन्स एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन देयर फाइनल फॉर्म इन वन ईयर, मतलब कितनी कस्टमर्स ने डिमांड की, ओवरऑल कितनी डिमांड आई, कितने लोगों ने खरीदने में इंटरेस्ट लिया किसी खास प्रोडक्ट के। अब देखें आपको ये डायग्राम दिखाते हैं। अब ये डायग्राम नजर आएगी आपको प्रॉपर, कहाँ चली गई गायब ही हो गई है तो, वो कितने चली गई। हाँ अब नजर आई। हाँ, 1 मिनट यार दिखाता हूँ। क्या हो गया, इसने काम ही करना बंद कर दिया लग रहा है। कंट्रोल ए, स्लो काम कर रहा है या तो कोई मसला हुआ है इसमें। 1 मिनट आई, मैं दोबारा से खोल रहा हूँ ताकि वो जो इशू आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे हैं, और कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में
हमने assumptions पढ़ी इसकी कि बेसिकली इसकी assumptions क्या होती हैं। ठीक है जी, हमने वो सवाल लिखा, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, नजर आया। अभी थोड़ा क्लियर आ रहा है, थोड़ा सा अभी भी ये रहता है, इसको भी सही करो। अब देखें, इस वक्त जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक तरफ है एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड और एक तरफ है इसके अंदर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, लेबर्स। अच्छा, अब ये डिमांड कर्व है ना, ये शुरू कहाँ से हुई? ये जीरो से शुरू नहीं हुई। वाई? बिकॉज द डिमांड कैन नेवर बी जीरो। डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए हम यही देख रहे हैं कि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर हमने एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड रखी है, एक्स एक्सिस पर हमने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये डी डी कर्व डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिवली रिलेटेड मतलब क्या है कि जब एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड बढ़ेगी तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेड सेल बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड सेल का बढ़ने का मतलब ये है कि आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ बढ़ रहा है। ठीक है जी। Keynesian's aggregate demand theory represents the expected sale proceed of the entrepreneurs, which they can expect to obtain on the sale of the national product produced by a certain level of employment. Thus, aggregate demand is represented by the same two variables, that is, expected sale proceed and the level of employment. Furthermore, the aggregate demand curve also represents a positive correlation between the two, that is, if the former increase eventually would the latter and vice versa, as shown in the following diagram. यहाँ तक जो है ना, ये इस डायग्राम से पहले आएगा। मैं इसको हाईलाइट कर दूं। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। इस वक्त ये जो देख रहे हैं ना, फॉलोइंग डायग्राम पे खत्म हो रहा है। ये आप बनाएंगे और ये इससे पहले आएगा। ठीक है ना? अभी मैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डायग्राम की हेडिंग आ जाएगी। ये डायग्राम की हेडिंग आ जाएगी, डायग्राम यहाँ पे बन जाएगी आपको जो दिखाई, फिर इसके बाद हेडिंग आ जाएगी एक्सप्लेनेशन की।
अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी मेजर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वही जो मैंने आपको उसमें दिखाया है वही इसमें लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव डिमांड क्या होता है। इफेक्टिव डिमांड बेसिकली इफेक्टिव डिमांड क्या होता है जी? इफेक्टिव डिमांड बेसिकली, इफेक्टिव डिमांड जो है ना, इसमें देखें पहले ही डिफाइंड है। वी शेल नाउ कोरिलेट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई टू डिस्कस द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड मैनिफेस्ट itself द स्पेंडिंग ऑफ इनकम। इन शॉर्ट, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड इज अ पॉइंट वेयर एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट डिमांड। एक ऐसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आकर मिल जाते हैं। ठीक है जी, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आकर मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक ऐसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आकर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। ठीक है ना? अब इसमें देखें डायग्राम जो आएगी इसके अंदर, उससे पहले ये लिखना होगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे डायग्राम, डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। तो ये डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, डायग्राम आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, और ये यहाँ पर सवाल खत्म हो जाएगा। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम दैट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी solved by raising the level of aggregate demand. This will increase the expected sale proceeds of the entrepreneurs to enable them to back up the additional employment. यहाँ पर इस लाइन पर ये सवाल खत्म होगा। अब मैं इसको ओवरऑल दिखाता हूँ आपको, सवाल के शुरू कहाँ से हुआ और ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये एक सवाल नहीं है, बेसिकली ये दो सवाल हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा। डायग्राम में दोबारा से बता रहा हूँ। देखें पहले इस सवाल की लेंथ देखिए ज़रा। यहाँ से शुरू हुआ, ये पूरा लिखा, एग्रीगेट सप्लाई की हेडिंग डाली, एग्रीगेट सप्लाई की हेडिंग डालने के बाद, ठीक है ना, थोड़ा बहुत करता हूँ शॉर्ट क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए। यहाँ तक लिखेंगे डायग्राम तक, डायग्राम के बाद ये डायग्राम आएगी। ठीक है ना?
इसके बाद एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होगी, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का हाइलाइटर मैंने चेंज कर दिया। एग्रीगेट डिमांड, ये डायग्राम आएगी और ये यहाँ तक आएगा पूरा। डायग्राम के बाद वो डायग्राम आ जाएगी, फिर एक्सप्लेनेशन आएगी। डायग्राम मिस प्लेस है, इसलिए मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ। और बस यहीं तक आएगा जो मैं एक्सप्लेनेशन हाईलाइट कर रहा हूँ। जो मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ वो नहीं आएगा। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाइए या नोट्स में मार्क करते जाइए, ठीक है ना। बेटा आखिरी बार कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा ऊपर, सही है ना। बार बार अब नहीं बोलिएगा। एक ये हो गया, ठीक है। कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट या कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग आई, ये आ गया। एग्रीगेट सप्लाई की हेडिंग आई, जो हाईलाइट किया है वहां तक आएगा। जो येलो से हाईलाइट किया है वहां तक आएगा। येलो से जो हाईलाइट किया वहां तक आएगा, फिर डायग्राम बन जाएगी। डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आएगी। फिर जो ये ब्लू कलर है ये एक्सप्लेनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। ये एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। ये डायग्राम वहां बनेगी जहां बताया था। फिर एग्रीगेट डिमांड की हेडिंग आएगी। फिर ये डायग्राम बनाएंगे आप, और डायग्राम के बाद यहाँ तक ये पूरा डायग्राम से पहले आएगा। फिर डायग्राम आएगी और फिर ये जो ब्लू सा ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। सही। उसके बाद इफेक्टिव डिमांड की हेडिंग डालेंगे। जो येलो कर रहा हूँ ये ग्राफ से पहले आएगा, ये डायग्राम की हेडिंग आएगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ब्लू से कर रहा हूँ। ये पूरा आएगा इसके अंदर। यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। इसके अंदर ठीक ठाक थ्योरी है, लेकिन इसकी वजह यह है कि एक अहम सवाल है और ये ज़रूर आता है, ठीक है जी। इस वीडियो को दोबारा देख लेगा, अपलोड मेरी हो जाएगी चैनल पर। तो फिर कोई सवाल हो तो उसके बारे में पूछ लेगा। बस आज इतना ही। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिजिकल क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।